सो द प्रीलिम्स 2024 इज डन। नो मैटर कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, बट जितने भी सीरियस एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भी अच्छी प्रिपरेशन की है, उन्होंने अपना 100% देने की ट्राई की है। तो खुद पर प्राउड करो, अपनी खुद की पीठ थपथपाओ। यू डिड अ गुड जॉब, नो मैटर वॉट यू आर क्लियरिंग और नॉट, बट यू आर अमेजिंग। तो आज का वीडियो थोड़ा सा कोचिंग वालों से अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक अलग है। एक एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को झेला है और मुझे पता है कि वहाँ क्या कंडीशन रहती है, हमको किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कहाँ सिली मिस्टेक हो सकती हैं, टाइम का क्रंच कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता था। वेदर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेदर ने रोल प्ले किया है इस बार। और जो ये इतनी हाइप चल रही है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी है, कट ऑफ 105 110 जाएगा, बहुत ईजी एग्ज़ाम है, सीसेट भी बहुत ईजी है इस बार, यानी कि सब पार कर जाएंगे सीसेट को। तो यार थोड़ा सा रुक जाओ यार, कोचिंग जो माफियाज हैं इनसे बचाओ, क्या ही होगा इनका। चलो खैर, आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये रहने वाला है कि मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा उनसे अलग है, क्योंकि इस बार का जो पेपर है 2024 का, ये 2022 और 2021 के जो लेवल था वहाँ पर स्टैंड करता है। ऑब्वियसली 2023 से कंपेरेटिवली ईजी था, बट 2016 या 2017 जितना ईजी भी पेपर नहीं था कि कट ऑफ 100 से ज़्यादा निकल जाए। आगे वीडियो में कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि जिन्हें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। आपको लगता होगा कि ये ईजी हैं, ये करंट अफेयर में चल रहे हैं, बट हाउ टू रिमेंबर देम, ये पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो में आगे तक बने रहें, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि एक रियल एग्जाम में जो आदमी बैठ रहा है उसका कैसा माइंडसेट है, वो क्या सोचता है, यानी कि हमने कैसे एग्जाम को हैंडल किया, हमने कैसे उसको सॉल्व किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ कोई आपको ज्ञान देने नहीं आया हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी जीएस का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि इस बार फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, उनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है। अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ, अरे कर देता हूँ यार, अरे नहीं गलत हो गया तो क्या होगा, ऐसे में भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हुआ था। दूसरा, जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई माइनर ही फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, कि जहाँ गैस करने हैं उनके वो नेट पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं बट उन्होंने थोड़े से अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए हैं, तो वो उनका वहाँ पर बैलेंस हो गया। और जिन्होंने थोड़े से कम अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 60 किए हैं, 65 किए हैं, वो थोड़ा सा क्रंच पर आएंगे। अगर उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो थोड़ा सा परेशान होने वाले हैं। जिन्होंने रिस्क लेने की टेंडेंसी थी, उन्होंने सोचा कि रिस्क ले लेते हैं यार, क्या जाता है, तो ओवर अटेम्प्ट इस वाले एग्जाम में हुए हैं। जिन लोगों ने ओवर अटेम्प्ट यानी 90-95 अटेम्प्ट नहीं किए हैं, या फिर जिनको फुली कॉन्फिडेंस था कि उनका ये क्वेश्चन सही होगा ही, और जो कि इतना कॉन्फिडेंस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन वेग क्वेश्चन होते हैं जहाँ आंसर्स ये भी हो सकता है और कोचिंग वाले भी उस आंसर्स को नहीं बता पाते हैं, वो यूपीएससी ही बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बता पाना कि हमारे ये 100% सही ही होंगे, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस एग्ज़ाम में आपके 80 to 85 ये आपका एक अटेम्प्ट होना चाहिए था। दूसरा जो पॉइंट हमारा आज का है वो मैं आपको बताना है एग्जाम हॉल का प्रेशर। ऑब्वियसली जो लोग एसी में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर की बना रहे हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, मैं बताऊँ क्या रहता है, क्या सोचते हैं हम लोग उस टाइम पे। आपको वहाँ पर टाइम क्रंच भी है, आपको वहाँ पर OMR भी भरनी है, साथ में अटेंडेंस शीट भी भरनी है। कहीं पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दिमाग में फिर आपका फ्यूचर घूम रहा है, फैमिली घूम रही है, फैमिली की कंडीशन घूम रही है, एग्जाम नहीं हुआ क्लियर, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो कंडीशन घूम रही है। पर जिन्हें लग रहा है कि एग्जाम सही है, वो IAS बनने के ख्वाब देखने लग जाते हैं, रॉयल एंट्री उनके मन में घूम जाती है कि बस इस बार तो क्लियर है 100%। वो उस ओवर एक्साइटमेंट में कुछ क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और इस बीच में एक एक्सपीरियंट को एग्जाम हॉल में बैठ के उस एग्जाम पेपर को सॉल्व भी करना है, कट ऑफ भी क्लियर करनी है, वो भी पेशेंस के साथ में, दिमाग को शांत रखते हुए। नहीं तो OMR में गोला ऊपर नीचे होने में टाइम नहीं लगता है। और यूपीएससी की जो OMR शीट है वो भी, उसके अंदर जितने भी आपको गोले मिलेंगे बिल्कुल आसपास हैं, यानी कि आपने 70 का 71 देख लिया तो फिर वो पूरी लाइन ही खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कंपेरेटिवली ईजी है तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा यानी कि 100 पार हो जाएगी। PT 365 जो विजन की है उससे अभी भी क्वेश्चन उतने नहीं आए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन का सोर्स बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। वो आप देख के शॉक हो जाओगे कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। और अभी तक वो जो बुक है या जो सोर्स है पिछले कई सालों से थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लोग सोच रहे थे इससे कहाँ ही क्वेश्चन आएंगे, इतनी बड़ी बुक है कहाँ हम कर पाएंगे, लेकिन यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मेरे हिसाब से यही स्ट्रगल है। जो बच्चा या जो एस्पिरेंट 1.5-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और उसे 2 घंटे में अपना 100% प्रोडक्टिविटी वहाँ प्रोड्यूस करनी है,
तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है उसके लिए कि वो कैसे हर चीज़ मैनेज करें, क्योंकि अभ्यास देने जाना और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के रियल एग्ज़ाम देना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हो ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल प्रेशर बहुत मैटर करता है। ओवर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, स्ट्रेस, ये आपको वहाँ पर मैनेज करने पड़ेंगे। अगर जो भी 2025 में देने वाले हैं तो उन्हें इस पे काम जरूर करना है। पढ़ाई तो है ही मैंडेटरी आपके लिए, पर ये जो एग्ज़ाम हॉल प्रेशर है, यूपीएससी अल्टीमेटली आपका ये एग्ज़ाम हॉल प्रेशर चेक करना चाह रहा है। और ये जो एग्ज़ाम हॉल प्रेशर है, ये पूरा ना तो कोचिंग वाले इसे फील कर सकते हैं, ना इसी में बैठ के सॉल्व करने वाले जो आंसर की निकालने वाले हैं, जो कट ऑफ प्रेडिक्शन देने वाले हैं, वो इसको कर सकते हैं। बट येस, ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है अगर आप प्रेशर मैनेजमेंट कर लें। क्योंकि जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम ईजी आया है वो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम ईजी आया है वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटेड होकर ओवर गलत भर देते हैं। और जब वो एग्ज़ाम मुझसे निकल के आते हैं, जब अपने मार्क्स मिलाते हैं, तब पता चलता है कि ये तो यार बहुत ज़्यादा ब्लेंडर कर दिए हम बहुत ज़्यादा ब्लेंडर कर दिए हैं, ये तो हम मतलब क्या ही कर दिए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप एग्ज़ाम दे के निकले तो लग रहा था एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बट घर आके जब पता चलता है ना कि यार ये तो बहुत ट्रिकी था, यहाँ दिमाग ऐसे लगना था, वो जो फीलिंग है वो एग्ज़ाम देने वाले समय। ये भी फैक्टर काम करता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपके हाथ में पेपर है, आपके पास सेट कौन सा है, A B C D, इनमें से किसी एक सेट के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन आपको पहले मिलेंगे, कहीं हिस्ट्री के पहले मिलेंगे, कहीं आपको करंट अफेयर पहले मिलेगी, कहीं फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पहले मिल जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफर करता है। वो आपके एक कॉन्फिडेंस लेवल को डिसाइड करता है कि आप शुरुआत में ही नर्वस हो गए 10 से 15 क्वेश्चंस में, या आपके पास ऐसा सेट आया है कि आपने पॉलिटी के क्वेश्चन आपके पास पहले आ गए और आपने कर लिया, और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ चल रहा है, यहाँ अदर से आप एग्जाम हॉल में ऐसे खुश बैठे हुए हैं और लोग आपको देख रहे हैं कि यार ये इसको क्या हो गया, यानी कि हमारी तो फटी पड़ी है, ये क्या चक्कर है। तो वो भी मैटर करता है। देखिए, हर चीज़ मैटर करती है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं खुद एग्जाम देने गया नहीं, मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, तो मुझे सब पता है कि कैसे क्या लास्ट ईयर में मैंने दिया था, उस टाइम का भी मुझे पता है कि उस टाइम क्या फीलिंग रही थी हमारी। उस टाइम तो खैर क्या कह ही सकते हैं 2023, लेकिन तो ओवरऑल एग्जाम हॉल प्रेशर की बात करें या ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो यस, फाइनली यूपीएससी ने ये रियलाइज़ किया कि 2023 में थोड़ा उनसे कुछ ज़्यादा इनोवेशन हो गया भाई, मतलब पूरा दिमाग उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, तो इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यूपीएससी ने एस्पिरेंट की सुनी, तो हमें ये यूपीएससी का ये जो कदम है उसे हमें अप्रिशिएट जरूर करना है। सीसेट को भी उन्होंने इस बार सही बनाया, यानी कि सीसेट ईजी नहीं है बट नॉन ड्यूएबल भी नहीं है, आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, इतना है। सीसेट लेंदी था, कॉम्प्रीहेंशंस वाज टफ, वो टफ थे पिछली साल के अकॉर्डिंग। अगर पिछली साल की बात करें, पिछला थोड़े से लॉन्ग थे बट वो ईजी थे। इस बार थोड़ी सी फिलोसॉफी उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस की उनके अंदर, कुछ इस टाइप के थे कि आपको थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ रहा। तो नो डाउट सीसेट भी यहाँ पर इफेक्टिव फैक्टर है। सबके लिए सीसेट ईजी नहीं था। जो लोग अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, जो केवल नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही नहीं करके गए थे, बाकी सारी चीज़ें भी करके गए थे, टाइम एंड वर्क, क्लॉक, कैलेंडर्स, उनके लिए एग्जाम में लेंदी भी था। आपको वहाँ पे भी सीसेट में सबसे बड़ी क्रंच आता है आपको टाइम मैनेजमेंट का। आपको पता नहीं चलता कब 2 घंटे निकल गए, और आपके पास ओएमआर भरने के लिए भी टाइम, आपको ऐसा लगता है कि यार ओएमआर भरने में आएगी भी नहीं आएगी। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। एक बार अगर बात करें हम कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 80 से 90 के बीच की रेंज में रहने वाली है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखें 2020 और 21 के और 22 को, तो मतलब एलिमिनेशन वाला फैक्टर वहाँ पे भी काम करता था, लेकिन तभी भी कट ऑफ इतनी रही है 88, 87। इस बार भी इतना ही रहने वाला है, यानी कि पिछले साल से 10 मार्क्स बढ़ सकती है, 10 मार्क्स ±2 हो सकता है, तो 85 समथिंग ये रहने वाली है। तो अगर आपके 85 या 80 से भी ऊपर आ रहे हैं तो बिना किसी की बात सुने आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना। किसी की बात मत सुनो, सीधा मेंस में लग जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। अगर आप बाई चांस मान लो आप रिजल्ट का वेट करते रह गए और आपका रिजल्ट में नाम आ गया, तब क्या करोगे? 1 ही महीना रह जाएगा, फिर तो कुछ करने के लिए नहीं, आपका अपॉर्चुनिटी भी निकल गई। इस 1 महीने को आपको डिले नहीं जाने देना है। इसमें ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे को निपटा दो पूरा। देखो, अगर आप 2025 में एग्जाम नहीं देने वाले हैं आपका, और अभी आपको लग रहा है कि आपके कट ऑफ से मार्क्स काफ़ी नीचे रह सकते हैं, यानी कि 70s के बीच में है, 70, 72, 73 के समथिंग है, तो आपको लग रहा है कि नहीं होगा, और सीसेट अगर आपका क्लियर नहीं है
तो आपको अगर ये देखना है कि 25 में एग्जाम देना है या नहीं देना, अगर नहीं देना है तो आप अपने बैकअप पे काम करो। अगर आपको देना है 2025 में, आपने इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है या सेकंड अटैम्प्ट ही दिया है या थर्ड अटैम्प्ट ही दिया है और आप चाहते हैं कि और अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, तो अभी भी आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स आपका हो जाए उसके बाद आप मेंस करो। आपको मेंस रेडी रहना पड़ेगा हमेशा। जब भी प्रीलिम्स निकले आपको अपने मेंस को अपने साथ रखना है। जब भी प्रीलिम्स निकले तो आप सीधा मेंस क्लियर करके इंटरव्यू फाइट करके आप सीधा सिलेक्शन पाएं, ना कि आप वेट करें कि मेंस की मैं प्रिपरेशन करूँगा। तो इस हिसाब से आपको अपना प्लान अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। मैं खुद भी मेंस की प्रिपरेशन चालू करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो लास्ट ईयर से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इस बार 2023 में थोड़ी सी हवा टाइट थी, 1 नंबर से वैसे मेरा रह गया था। जिन्होंने लास्ट अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, मेरे 2023 की मार्कशीट का अपना वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और दूसरा, होपफुली इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है दम से। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो जिनके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एग्जाम क्यों थोड़ा सा टफ था। चलिए तो उन क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन कौन कौन से थे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स के बारे में। मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था हिस्ट्री की वजह से, थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ओल्ड पढ़ूँ या न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ूँ। तो उसने मुझे बताया कि एक ओसवाल बुक्स के नाम से पब्लिकेशन है जो कि हिस्ट्री की एक बुक निकालते हैं, जहाँ उन्होंने 6 to 12 एनसीईआरटीज़ को कवर किया है पूरा। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी उसके साथ उन्होंने दे रखे हैं, पीवाईक्यूज़ भी उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ उसके अंदर, जिससे आपको बार बार किसी दूसरी बुक्स को प्रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने देखा उसको, थोड़ा सा मैंने बुक्स मंगाई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप अगर आपको अगर अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा बुक्स के बारे में जान लेते हैं। ये है ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी 1 for all हिस्ट्री क्लास 6 to 12 ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छी बुक है, कवर काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। ये इसकी इंडेक्स है 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 सारे चैप्टर्स के अंदर कवर है। एक अच्छी बात मैं अगर आपकी बताऊँ, ये तो पूरा चैप्टर की समरी है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे 2 टाइप की इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी रखी है। फर्स्ट मॉडरेट टाइप, सेकंड है एडवांस टाइप, जिससे आप तीसरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने मिक्सचर कर रखा है यहाँ पर। इसके आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आंसर से सारे साथ के साथ मिल जाएंगे। तो यानी कि चैप्टर पढ़िए और साथ ही साथ अपने आप को टेस्ट करिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपको चैप्टर समझ में आया है। ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, ये लिया फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये करो। तो काफ़ी अच्छा ये आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है, मोटी भी नहीं। आप चाहें तो 1 से 2 दिन में इसको लग के अगर डेली पढ़ें ख़त्म हो जाएगी इजी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि मैं क्या एग्ज़ाम कैसे दिया, मैंने क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। रियल एग्ज़ाम होल प्रेशर भी मैंने आपको बता दिया, क्या एक्सपीरियंस था और क्या प्रेशर रहा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता चुका हूँ कि पिछली बार से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बार रहा है, बट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कट ऑफ एस्टिमेशन मैं आपको बता दिया कि कट ऑफ एस्टिमेशन हमारा रहने वाला है 80 to 90 के अराउंड यहाँ पर रह सकता है, नो इशू। ठीक है, अब कुछ अतरंगी क्वेश्चंस हैं उनको समझ लेते हैं। देखो, ठीक है, देखो मैं आपको देखो ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको कितनी आपको नॉलेज की जरूरत है यहाँ पर है मैं आपको बताऊँ। पहली बात तो ये पेयर वाले क्वेश्चंस हैं, और दूसरी बात ये आपको ये रेंज पता होनी चाहिए कि ये माउंटेन है कहाँ पे। वो वर्ल्ड के माउंटेन की बात चल रही है। उसके बाद ये किस टाइप का माउंटेन है ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। यानी कितना डीप हम चले गए कि पहली बात तो हमको वर्ल्ड के माउंटेन पता हो, फिर वो किस टाइप का माउंटेन है ये पता हो, फिर रीजन पता हो वो किस रीजन में है ये। और ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि आप यहाँ पर एलिमिनेट भी करेंगे तो क्या एलिमिनेट करेंगे। आपको 1 पता हो सकता है, 2 पता हो सकता है, बट आप सब नहीं जान सकते हैं। हम इंडिया वाले को तो याद रहते नहीं है कि अरावली फोल्ड माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है, तो ये दिक्कत रहती है कि रेसिडुअल माउंटेन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल मतलब नहीं है। कुछ तुक्का मार रहे हैं तो बात अलग है, बट नॉलेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत डीप आपको यहाँ पे जाने की जरूरत है। एक ये क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए किसी को पता ही नहीं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते क्या हैं, तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यानी कि किसी को पता ही नहीं ग्रीन फील्ड क्या होती है, ब्राउन फील्ड क्या होती है, तो ये सॉल्वेबल नहीं है। अगर आपने तुक्का मारा तो बात अलग है, बट नॉलेज के हिसाब से आप इसको नहीं कर सकते। आपने करंट अफेयर में कहीं पढ़ रखा है तो बात ठीक है, बट ये ऐसा करंट अफेयर में इतना नहीं था। अगर बात करें हम दूसरा शब्द, ये देखो इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये
फ्रॉगहोपर अ पॉन्ड स्केटर। इस फिर बताओ, ये यूपीएससी का काफ़ी पुराना ट्रेंड है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें तुक्के नहीं बैठने हैं, इनको हमें स्किप करना है। यूपीएससी बोलता है कि भाई इनको स्किप करो, आप पे नहीं आता है तो स्किप करो, ठीक है, ज़्यादा मत घुसो, स्किप करो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्वेबल नहीं है। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये ब्राज़ील वाला, यानी पहली बात तो आपको वर्ल्ड में जाना है, वो भी कंट्री कैसी, देखो ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर। फिर आपको बताना है कि एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि कहाँ पर ये एनिमल मिलेगा आपको। इंद्री, एल्क, बोनोबो। आपने सुना है कभी इनके नाम? ये आपने सुने हैं क्या? नहीं सुने ना? तो ये क्वेश्चन भी स्किप वाले हैं, इनमें भी तुक्का नहीं भेजना है। इसका आंसर वैसे नन है, बट नहीं तुक्का बैठना है, इनसे आपको बच के रहना है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल नहीं है। दूसरा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। देख रहे हैं, डीप डीप देख रहे हैं, यानी कि ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये भी स्किप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेगेटिव में जाओ। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट एवरेज जो है वो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहे हैं जो हम हैं खुद। और देखिए, ये देखिए, हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। पॉइजनस इनमें से क्या है, पहली बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन जहरीला है, या फिर इनके अंदर कौन कौन जहरीला हो सकते हैं, पहली बात ये समझ में नहीं आता है। तो हड़बड़ाहट में ये आप गलती कर सकते हैं यहाँ पर कि आप नन मान रहे हैं कि यार बटरफ्लाई, तितली जहरीली नहीं, यार क्या बात करते हो। फिश जहरीली हो भी सकती है, हो भी सकती है। फ्रॉग, मेंढक जहरीला, कभी देखा आपने, सुना भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूपीएससी ने ट्रिक डाल दी, उसने ट्रिक ही बना दिया क्वेश्चन को। वो पूछ रहा है कि इनमें से, इनकी स्पीशीज में से कौन हो सकता है जहरीला। मान लीजिए कोई एक भी जहरीला निकल गया, कि एग्जामिनर लिस्ट लेके बैठा है कि मैंने जहरीले की लिस्ट बना रखी है कि ये जहरीले हैं, तो इनको हमें डालना है, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑल थ्री मानना पड़ता है। बट क्या आप नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो इसको? नहीं। तो कमार, या तो आप इसे स्किप करोगे या फिर आप इसमें ऑल डालोगे। और वहाँ एग्जाम हॉल में ये डर लगता है यार नेगेटिव हो गया तो क्या होगा। अगर आप रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं हैं, रिस्क लेने वाले हैं तो आप इसको टिक करेंगे। बट ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल नहीं है अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका माइनस में जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेसिसाइड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। बॉडी की बात चल रही है। अगर आपने बेसिक बायोलॉजी पढ़ी तो आपको पता है कि कैसे अमीनो एसिड्स वर्क करते हैं, कैसे प्रोटीन बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो देखो आप ऑप्शंस कितने सिमिलर से, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। ऑक्साइड सब नाइट्रोजन है, नाइट्रेट से बने हैं, अमोनिया। आपको यहाँ फाइंड करना था कि इनमें से सही कौन सा है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बट आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसमें क्या डालेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर आपको पता है कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये अंदाजा लगा लेंगे हम कहाँ नाइट्रोजन लेते होंगे, नाइट्रोजन कहाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 कहाँ लेते होंगे, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड तो चांस ही नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में हम जहाँ पर फंस सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि ये N2O GHG गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, आपको ये अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नॉलेज यहाँ पर अब आपकी वर्क करी है अगर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। एक ये देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी यूपीएससी आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइटर जेट हमारे किस किस जनरेशन के हैं। तो कितने फाइटर जेट तो काफ़ी अपने पास, और किस किस जनरेशन के हैं। राफेल, अब जो भी इंसान बैठा है वो ये याद नहीं करके आया है कि कौन किस जनरेशन का। आपको पता है राफेल क्या है, आपने तेजस भी सुना होगा, बट आप इतने डीप में नहीं गए होंगे कौन किस जनरेशन का है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये 4.5 जनरेशन का है, ये भी 4.5 जनरेशन का है। कोचिंग वाले आंसर दे रहे हैं नन, कि ये तो कैसा है नहीं, इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें आप फंस सकते हो कि राफेल में और तेजस MK1 में, दोनों ही एडवांस है। ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, आप इसमें माइनस लेके जाओगे अगर आपने इसको सॉल्व किया तो। अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट तो आप, क्योंकि आप फंस सकते हो ना यार। 4.5 आपके दिमाग में आ रहा हो यार 5 तो हो ही सकता है ना यार, राफेल तो हो गई,
तेजस भी बहुत तेज है, तेजस भी होगा, राफेल भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर दिक्कत है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं है। और ये देखो, ये वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कर दिए तो कर दिए। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, अगर आपने ट्रिक सीखी कि वर्ड ब्रेकडाउन, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। अगर आप डर गए, आपने लगा दिया यार पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हाइड्रो पावर एनर्जी से, तो आप एनर्जी यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओवर एक्साइटेड रखें, आप नर्वस हैं, तो आप क्वेश्चन में गलत करने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं। आप इसमें या तो आप इसको स्किप करोगे, तो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्वेबल वाली में नहीं डालता कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर्स इजी नहीं है। ये देखो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये आपको लगता है सॉल्वेबल है? अगर आपने तुक्का मारा तो ठीक है, बट ये सॉल्वेबल आपकी नॉलेज से नहीं, आपको ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। बायोरिएक्टर्स आप जरूर पढ़ते हो, बट मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं वी डोंट नो। तो ये क्वेश्चन भी आप इसको टफ मानेंगे, ये भी टफ है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको टफ वाले बता रहा हूँ, जहाँ आप फंस सकते हो या आप ट्रिकी हो सकते हो। ये देखो, कौन सा नाटककार? भास। ये आपको पता होगा, भास पहले भी पूछ चुका है PYQR का इसके ऊपर। लेकिन दिक्कत ये है कि भास ने काफ़ी सारी लिखी हैं, बुक्स उसकी काफ़ी सारी हैं, 8 से 10 बुक्स आपको मिल जाएंगी कहीं भी, बट वो बुक्स याद कैसे होंगी? दिक्कत ये है ना। या तो आपको ये पता हो महाभाष्य किसने लिखा है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, काव्य अलंकार किसने लिखा है। ये अगर आपके पास क्लियर है तो आप इसके अंदर सी फेंक सकते थे, बट आपको ये नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको स्किप करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। एग्जाम हॉल की मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे दिमाग हमारा चलता है। हमको लगता है या तो हम इसको स्किप करेंगे या इसको अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट किया तो वहाँ डर लगता है कि माइनस होगा, स्किप करने में थोड़ा सा सेफ फील होता है कि स्किप करता है यार, तो माइनस तो नहीं। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, जिनमें से किस एक पर भाष्य के लेखक हैं? ये संघभूति, नाम सुनाओ, अच्छी बात है, नहीं तो इसके। ये भी टफ क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन है। How many delimitation commissions have been constituted by the government of India till 2023, December 2023? अब आप से देख सकते हैं, ये फुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? आता है ठीक, नहीं आता तो भाई छोड़ो, स्किप मारो। है टफ क्वेश्चन है ना, ये टफ। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। Operation undertaken by the army towards the upliftment of the local population in the remote areas to include addressing of their basic needs is called। ये सारे ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, आपको पता होने चाहिए था। हो सकता है ये करंट अफेयर में आया हो, बट ये क्वेश्चन भी टफ क्वेश्चन है। देखो, संकल्प, मैत्री, सद्भावना, मदद, इन दोनों में तो आप कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है। अगर आप तुक्का मार रहे हैं बात अलग है, बट नॉलेज अगर आपने करंट अफेयर में कहीं पढ़ा हो पहले तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सॉल्वेबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन, ये तो स्किप वाला ही क्वेश्चन था। अब जिन्हें पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन भी टफ हम लेके चलेंगे। ये देखो, इसके अंदर ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये पता है कि सबको पता है, मृणाल सर के नोट्स में मिल जाएगा, करंट अफेयर में मिल जाएगा, बट इसमें पूछ कर आए। देखो आप, इसकी एक तो एज का क्या है, मतलब कितने से कितने तक वो कर सकता है। दूसरी बात ये कि फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड द अनमैरिड डॉटर्स। एक यहाँ पर दिक्कत मैं बताऊँ, कुछ लोग बताते हैं कि फैक्ट्स गलत होते हैं। देखो, स्पेसिफिक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 3000 रुपये यहाँ पर स्पेसिफिक फैक्ट है, और 60 ईयर्स यहाँ पर स्पेसिफिक फैक्ट है। अब जो लोग केवल एलिमिनेशन से चल रहे हैं या फैक्ट को गलत मान के चल रहे हैं, वो इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे और आंसर लगा देंगे 2 4। जहाँ 2 और 4 एक साथ दिखेंगे उसको आंसर फेंक देंगे। ये आंसर ऐसा मान कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक डीप फैक्ट है, इसको तो काटो। तो केवल एलिमिनेशन टेक्निक्स यहाँ पर वर्क नहीं करती। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एलिमिनेशन इज बैक, वेलकम टू होम, रिटर्न बैक, वो ऐसा नहीं होता है। देखो, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग है, तो क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था वर्मिन वाला, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन जो आपका दिमाग खाते हैं, आपका टाइम खाते हैं, यानी कि हो सकता है यूपीएससी वाले क्वेश्चन को हटा दे,
बट ये दिमाग खाते हैं, आपका टाइम खाते हैं, तो आपका तो टाइम गया ना यार, इसको सॉल्व करने में गया ना टाइम। OMR भरी आपने या इसको स्किप किया, कुछ भी किया, और टाइम तो आपका गया। एक ये क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी बनाया है यूपीएससी ने, जिन्होंने ये नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी उन सबका ये गलत जाने वाला है। तो इन्होंने पढ़ा कि विश्व यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसमें कौन कौन से हैं इसके अंदर। देखो, शांति निकेतन है, रानी की वाव भी है, होयसला वाले पवित्र मंदिर समूह भी है, ठीक है। लेकिन जिसने ये नहीं पढ़ा तो उसके वो तो सारे लगा देगा, केवल 3। ये भी आपने अगर ये पढ़ लिया होता, आपने अगर जल्दबाजी में नहीं है, अगर आप ओवर एक्साइटेड नहीं है कि इतना इजी एग्जाम, अरे वाह, अगर आप नर्वस नहीं कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा सेटल्ड है, आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन। नहीं तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें आंसर केवल 2 है, 1 और 2। 2023 में ये दोनों ही जुड़े हैं। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ काम करता है। ऐसे आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं एग्जाम। ये टीचर्स के लिए बहुत ईजी है बोलना। एक ये क्वेश्चन कि नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर, कुछ बता रहे हैं आंसर की वाले ये है, कुछ बता रहे हैं ये है। क्या कर रहे हैं, देखो ये बता रहे हैं, कुछ दोनों बता रहे हैं। अब बाकी यूपीएससी ऊपर क्या करता है वो। एक कोरोलिस फोर्स वाला भी आया था कि वेलोसिटी के साथ वो बढ़ता है, कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, देखते हैं क्या होता है। बट येस, देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ आपका टाइम ज़्यादा लगता है, आपको वहाँ पर अपना दिमाग ज़्यादा खवाना पड़ता है, आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो और उन टीचर से या उन कोचिंग वालों से हम बच के रहें जो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा ईजी आया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रियलिटी में हमें रहना है। हमें उस एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो किस हिसाब से वहाँ पर एग्ज़ाम सॉल्व कर रहा है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से आप अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करिए। मेंस की तैयारी करिए, मेंस की करिए, और प्रीलिम्स 2025 की करने वाले हैं तो उस हिसाब से करिए कि आप बेसिक्स ले। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब के सोर्स बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को मिस नहीं करना है। इन सब के सोर्स आपको बताऊंगा, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन के कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पुटअप किया है, और एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से, और बताऊंगा कि कैसे आप 2025 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक्स पे भी, बेसिक्स आपका मतलब होना चाहिए, वही आपकी फाउंडेशन बनाएगा। अब वही आपके मेन बुक्स हैं, उस पर चलेंगे। तो अगर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।